हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे भाई बहनों को। मैं विवेक पांडे स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी का हिंदी विषय को लेकर के। जो आपका पेपर डिस्कशन है वो आपके सामने है। देखिए, मैं आप सभी के लिए इस पूरे के पूरे प्रश्न को काफ़ी आसान बनाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं कि इसके आधार पर देखिए, पेपर तो आप दे ही चुके हैं। पेपर देने के बाद लगभग आपका ठीक ठाक अनुमान लग ही गया है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका नंबर बहुत कम आ रहा होगा, तो बड़े निराश होंगे कि हमने पढ़ा नहीं था इसलिए नहीं हुआ। लेकिन अगर पढ़े होते तो क्या पढ़ते, ये जानना बड़ा अहम है। तो इस वीडियो में आप ये ना सोच करके इस वीडियो को देखिए कि मैं प्रश्नों का डिस्कशन करने के लिए आ रहा हूं कि किस प्रश्न के लिए क्या उत्तर आपने लगाया और क्या एग्जामिनर ने लगा के दिया है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है। इस वीडियो में मैं इस वीडियो में आपको 2-3 बातें समझाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, मैं समझा देता हूँ कि मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ से, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ आपके साथ। आइए देखिए भाई साहब, यहाँ से आपको मैं 3 चीज़ें समझाऊंगा। प्रश्न कैसे यानी प्रकृति, मैं उसके प्रकृति पर बात करने वाला हूं आज आपसे। पाठ्यक्रम पर किस प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता दिख रही है, इससे किस प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता दिख रही है, ये इस पर बात होगी। साथ ही किन प्रश्नों पर आप दुविधा जता सकते हैं, कौन से प्रश्न है जिस पर कॉमन अंक मिलने ही चाहिए, तो किन प्रश्नों पर दुविधा साक्ष्य के साथ उपस्थित करूंगा। तो बने रहिएगा। कितने कॉमन नंबर मिलने की उम्मीद है और मिलेंगे कैसे, करना क्या पड़ेगा उसके लिए। कुछ लोग कह रहे हैं 2 प्रश्न पर है, कुछ लोग कह रहे हैं 3 प्रश्न पर, कुछ लोग कह रहे हैं 4 पर, कुछ लोग कह रहे हैं 5 प्रश्न पर। तो जितने प्रश्न पर दुविधा है उनके समक्ष मैं आपके समक्ष जो है साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। ध्यान रहे। तो ये वीडियो इस दिशा से देखा जाना चाहिए, इस दशा में देखा जाना चाहिए, इस मस्तिष्क से देखा जाना चाहिए, इस दृष्टि से देखा समझा जाना चाहिए कि यहां पर आपके समक्ष सारे साक्ष्य होंगे और यहां से आपको ठीक कट ऑफ के बारे में भी आइडिया लगेगा कि कोई भी व्यक्ति कट ऑफ बता रहा है तो क्यों बता रहा है। तो ये जब प्रश्न बन जाएगा तो इसका कट ऑफ का हालांकि मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिस पर मैं आपसे ठीक चर्चा कर पाऊँ, प्रत्यक्ष बातचीत हो पाए, प्रामाणिक बातचीत हो पाए, इसलिए मैं प्रमाण सहित बात करना चाहता हूं आपसे। तो देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न आपके सामने पूछे गए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी साक्ष्य और जितने भी प्रमाण आपको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, उत्कर्ष यूजीसी नेट के टेलीग्राम चैनल पर। आप क्या करिए, टेलीग्राम पर जाइए, उत्कर्ष यूजीसी नेट देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे ही लिखना है। उत्कर्ष यूजीसी नेट लिख दीजिए, हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल पे लगभग 6000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, 5992 हैं, 6000 के अप्रॉक्स विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। चैनल पे जाइएगा, जब आप सर्च करेंगे तो इस तरह का कुछ खुल के आएगा, लोगो ऐसा होगा। चैनल पर व्यू इन टेलीग्राम करिएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, जब आप सर्च करिएगा तो वहाँ से आपको चैनल मिलेगा, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन क्लिक कर लीजिएगा, आप हमारा हिस्सा बन जाएंगे। फिर जो भी चीज़ें हमारे द्वारा टेलीग्राम पर डाली जाती हैं वो आपको मिलने लग जाएंगी। अच्छा, अब मैं आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ कि प्रश्न कैसे रहे, कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे। अब आप लोग उत्तर मिलाने में बहुत परेशानी का सामना किए होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि यूजीसी के प्रश्नों का उत्तर मिलान करना अपने आप में एक सरदर्द का काम होता है, आसान काम तो नहीं होता है। तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास करूंगा मैं आपके लिए। मनोविश्लेषणवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता सही है। तो इसमें देख लीजिए, ए और बी मान्यता सही है। फ्राइड के अनुसार कला और धर्म दोनों का उद्भव अवचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं की इच्छाओं से होता है। और ये जो प्रश्न था आपका, ये आपके काव्यशास्त्र से संबंधित था, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित था। तो ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। फिर उसके बाद इसमें बी आंसर करेक्ट है, मतलब कि दूसरा नंबर सही है, यहाँ पर दूसरा नंबर विकल्प एकदम ठीक है। एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापना की प्रवृत्ति प्रमुख है। ये उत्तर आप लोगों ने लगाया तो ठीक लगाया है। आगे बढ़ते चलेंगे इसी प्रकार से। देखिए सवाल नंबर 2,
दिशा की खोज ये उपशीर्षक किस रचना के लिए कहा गया है? तो ये आपके आवारा मसीहा के लिए दिशा की खोज ये उपशीर्षक बताया गया है। मैं अभी इस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा कि एक एक रचना पर बात करूं, लंबा समय खराब करूं आपका। मैं सारे प्रश्नों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इससे केवल समय लॉस होगा आपका। इस समय इसकी पूरी व्याख्या आपको मिलेगी ही मिलेगी हमारे द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति और नाटक का मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर दिया हुआ ये आपका विकल्प ए सही है, ए और सी। अब आप देखिए, इसको जरा समझिएगा। अब इसको मैं आ करके यहाँ पर आपको बताऊं कि इसमें ए उत्तर सही है। ये मेरा उद्देश्य इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पर। आप ये टेलीग्राम पर आइएगा, मिल जाइएगा, वहां पर टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। अच्छा, सवाल को समझिए जरा सा, सवाल को समझिए। सवाल क्यों समझाना चाहता हूं मैं आपको अभी बताता हूं इसके बारे में। देखिए, कह रहे हैं कौन सी पंक्ति और नाटक का मिलान सही नहीं है? कह रहे हैं कि अंधेर नगरी में बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और कुछ न कहेंगी, अंधेर नगरी। अच्छा, जरा समझिएगा, सही मिलान नहीं है यानी गलत मिलान है। प्रश्न को उल्टा पूछा गया है। अब आपको अपनी तैयारी किस दिशा में लेके जाना है, यह ये परीक्षा का ये प्रश्न ये दर्शाने का प्रयास करता है। तो सवाल को उल्टा पढ़ने की हैबिट डिक्लेयर करिए। एक नियम आपको पता चला कि अगर हम सवाल को उल्टा पढ़ें, हम यहां से पढ़ें है नहीं, तो नहीं की दिशा में क्या नहीं, पंक्ति और नाटक का मिलान, यानी सारे के सारे प्रश्न नाटक के संबंध में है। एक बात क्लियर हो गई यहाँ से। दूसरी बात क्लियर हो गई कि कुछ पंक्तियां दी हुई हैं और वो किस नाटक से संबंधित है उस पर बात करनी है, कौन सा है कौन सा नहीं है। अब जरा समझिए, ये जो अंधेर नगरी के बारे में कह रहा नहीं, ये बकरी नाटक से है लिया गया भैया आपके, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपके जो है यहाँ पर अंधेर नगरी का नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यहाँ से नहीं लिया गया है। फिर उसके बाद कह रहा है निस्संदेह अनंत देवी को इंगित पर कुमारगुप्त नाच रहे हैं, एक घूंट, ये भी गलत। तो कौन सा सही नहीं है, मिलान ठीक नहीं है, गलत मिलान है। ए और सी का मिलान गलत है। प्रश्नों को जरा देखिए, उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति को समझिए, इसके आधार पर आप प्रश्न तक पहुंच पाएंगे, अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएंगे। जो हमारे पेड बैच के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत अहम है कि जब जून 2025 के परीक्षा में आप बैठेंगे तो कैसे आप ये तय करेंगे कि भैया किसके लिए क्या करना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ा अहम है, कैसे तय होगा। फिर कह रहे हैं कि रचनाकार और आत्मकथा का मेल सही है। अब यहाँ नहीं पूछ रहा, सही है। संपादक के 25 वर्ष, 60 वर्ष, एक रेखांकन, दस्तक जिंदगी की, मेरी आत्मकथा, मेरा जीवन। ए बी डी सही है, ए सही है, बी सही है और डी सही है। मेरा जीवन प्रतिभा अग्रवाल का आत्मकथा नहीं है, गलत है। और दूसरा जो इसमें गलत है वो है दस्तक जिंदगी की शिवपूजन सहायिका नहीं है। अब नहीं है तो किसका है? देखिए, जब आपके सामने ये पूरा का पूरा प्रश्न आ रहा है तो जो नकारात्मक प्रश्न है उसकी सकारात्मकता को जरा समझिएगा कि उसका सकारात्मक अर्थ क्या होगा, सकारात्मक उत्तर क्या होगा। और दूसरा आपको ये समझने की ज़रूरत है इसमें कि भैया जब हमने ये जान लिया कि ये रचना इनकी है तो क्या मैंने इन आत्मकथाओं का अध्ययन किया था, क्या मेरा दिमाग यहाँ तक गया था। ये पढ़ना ये आपके लिए बड़ा अहम हो जाएगा, ये आपके लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब ज़रा सा देखिए आगे का मसला क्या है, आगे के मसले को समझिएगा। फिर क्या है सवाल देखिए, मैं प्रत्येक के उत्तर भी बताता ही चल रहा हूँ आपको। आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। जरा इसको समझिएगा। क्या कह रहे हैं कि इसमें बच्चन सिंह का है ये, ठीक है ना। तो ये कथन किसका है? तो बच्चन सिंह का है। आकाशदीप कहानी को लेकर के कि प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट दिखाई पड़ती है, ये बच्चन सिंह का स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट वाले सवालों को देखिए कि किनके स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। अब आप वैसे तुक्का नहीं लगा सकते, अब वो समय नहीं रह गया कि सारे स्टेटमेंट केवल शुक्ल जी के निकलेंगे या राम कुमार वर्मा के निकलेंगे या राहुल सांकृत्यायन के निकलेंगे। अब बच्चन सिंह के स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। अब आपको मैं कई बार कह चुका हूं कि बच्चन सिंह के साहित्य इतिहास में दो इतिहासों का अध्ययन करना पड़ता है आपको, एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और एक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हालांकि इसके लिए आप परेशान मत होइए, हम अपने नोट्स में कंटेंट में इन सब के कंटेंट जोड़ करके आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये यहां से लिया गया था सवाल। आगे बढ़िएगा। अब कहते हैं जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं,
फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। ये पंक्ति किस निबंध में है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। ये ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राची नभ में, देख नर अपना राजकाज। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो इड़ा सर्ग से ली गई हैं आपके। अगला देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना था। देखिए जरा सा, क्या आप इसको मिला पाए हैं कि नहीं मिला पाए हैं? कुछ लोग तो इंतजार में बैठे रहते हैं कि भैया जब रिजल्ट आएगा तो हम सीधा रिजल्ट देख लेंगे। कट ऑफ की वीडियो ज़्यादा देखते हैं, सवालों पर थोड़ा विचार कम करते हैं। सवालों के साथ थोड़ा सा घूमने टहलने निकल जाया करिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि तैयारी में कहाँ कमी थी, किस बात पर और ज़्यादा बल देते तो काम हो जाता है। ये समझ लेंगे आप बहुत आसानी से। फिर क्या कह रहे हैं जरा देखिए, ये मिलान करना था। यहाँ नागार्जुन है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, अज्ञेय हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। इधर उनकी कुछ रचनाएं हैं, बनी हुई रस्सी, पाषाणी, महाराणा का महत्व और हरी घास पर क्षण भर। देखिए इसका मिलान करना है। दरअसल मिलान करने के लिए जब पहुंचेंगे ना हम, तो नागार्जुन का पाषाणी, फिर उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र का बनी हुई रस्सी, अज्ञेय का हरी घास पर क्षण भर और जयशंकर प्रसाद का महाराणा का महत्व, ये मिलान है। इसी मिलान को आप देखेंगे तो सी नंबर पर यह मिलान एकदम सही फिट बैठता है। इस प्रकार से मिलान किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं सवालों पर जरा सा। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? धातु सेन का है। तो आपने क्या ये नाटक पढ़ा है? अब देखिए मैं यहीं पर आपको कहना चाहता हूँ, यहीं पर आपको एक कोड करना चाहता हूँ। समझिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो करना क्या है आपको। ये वीडियोस क्यों आपको मैं बना के दे रहा हूँ, जो मतलब जहाँ पूरे दुनिया के शिक्षक सब लोग लगे हुए हैं। क्या होगा कट ऑफ, कितना नंबर पाए हैं तो आपका जेआरएफ हो गया, कितना नंबर पाए हैं तो नेट हो गया। थोड़ा इससे हट करके हमने ये प्रयास किया कि जरा प्रश्नों पर, प्रकृति पर भी बात कर ले। विद्यार्थी जून 2025 में जब जाएगा, एग्ज़ाम देगा, तो क्या छोड़ रहा था जो अभी तक नहीं था, जो कर लेने से उसका काम बन जाता है। ये एक प्राथमिक विषय है। इस प्राथमिक विषय पर चर्चा करना मुझे जरूरी लगा। विद्यार्थी की जो सबसे बड़ी गलती है वो मूल ग्रंथ का न पढ़ना। जो अक्सर आपसे कहा जाता है कि मूल ग्रंथ को अवश्य पढ़ें। अगर आप इसे छोड़ रहे हैं तो आप अपने पैर पर 2 कुल्हाड़ी मार रहे हैं, एक नहीं 2 कुल्हाड़ी। देखिए आपके सिलेबस में लगी हुई जितनी कहानी है, बहुत छोटा सा काम है, करना कुछ नहीं है। लगभग 22 कहानियां आपको पढ़नी है। आप कुछ मत करिए ना, एक दिन में एक कहानी पढ़ सकते हैं ना। कितना भी कम समय हो, कितनी भी व्यस्तता भरा जीवन आप जीते हो, एक दिन में एक कहानी पढ़ सकते हैं ना। तो प्रतिदिन एक कहानी पढ़िए, प्रतिदिन एक कहानी पढ़ने का प्रयास करिए। इतना तो कर लेंगे, 22 दिन में 22 कहानियां खत्म हो जाएंगी। फिर जब आप मेरे पास आएंगे, हमारे पेड बैच में आएंगे, जो कि लक्ष्य बैच है हमारा पेड बैच, तो इसमें मैं करूंगा क्या आपके साथ कि जैसे मान लीजिए आप कहानी पढ़ के आए, ईदगाह या रोज या टोकरी भर मिट्टी या कोई भी कहानी 22 में से कोई भी उठा लीजिए, तो किसी जैसे कानों में कंगना, कोई कहानी आप पढ़ के आए मेरे पास, तो मैं उन कहानी के मुख्य कथन पर बात करूंगा। तब मजा आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। अब मेरा उद्देश्य आपको कहानी पढ़ाना थोड़ी है। आप कोई प्राइमरी बच्चे थोड़ी लगे हैं कि आपको कहानी पढ़ाई जाए क्लास में, ये तो असंभव है, टाइम पास है ये तो। फिर देखिए मुख्य कथन आपको पढ़ाऊंगा। मैं उसके लेखक के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि उसके लेखक के द्वारा लिखी गई सभी रचनाओं पर अगर बात न करेंगे तो अगली परीक्षा में आप ना तो मिलान का प्रश्न कर पाएंगे, ना तो कूट का प्रश्न कर पाएंगे, दोनों से आप जाएंगे। तो आप उसके मुख्य कथनों पर, उसके रचनाओं पर, मैं उसके पात्रों पर बात करूंगा। पात्र के चरित्र पर बात करना मैं उचित समझता हूं। तो जब आप कहानी पढ़ के आएंगे तो मैं यहां पर इन मुद्दों पर बात करते हुए, उसके संबंध में कुछ मुख्य बातें बच रही हैं तो मैं कुछ मुख्य चर्चा यदि हो सकती है तो वो करूंगा, और इन्हीं के संबंध में मैं आपको नोट्स तैयार करवाऊंगा। समझिए मेरी बात को, मैं क्या करूंगा, इन्हीं के संबंध में आपको नोट्स तैयार करवाऊंगा। अब जब आपने इतना कर लिया तो ठीक यही चीज अभी हम क्या कर रहे हैं, नाटक, छोटे छोटे नाटक हैं आपके सिलेबस में लगे हुए, सारे नाटकों को उठा लीजिए।
सभी नाटकों का क्या करिए, मतलब आप अपना नियम बनाइए, कम से कम जो है 2.5 घंटे का समय आप जो है आप बनाइए, इस बात के लिए बनाइए, 2.5 से 3 घंटे का समय इस बात के लिए बनाइए कि मुझे मूल पुस्तकों को पढ़ना है, मूल ग्रंथों का अध्ययन करना है। हमने इसलिए बना लिया। आप कहेंगे सर इतना समय केवल मूल ग्रंथ पढ़ने के लिए? अरे तो मेरे भैया यही तो सिलेबस है, केवल मूल ग्रंथ नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस आप पढ़ लेंगे। आप यहाँ पर ये समझिए कि आप यहाँ पर पूरा का पूरा उपन्यास इसी भरोसे है ना, पूरा पूरा नाटक इसी भरोसे है, पूरा पूरा कहानी आपकी इसी भरोसे चल रही है। समझिए आप मेरी बात को। फिर पूरा का पूरा आपका क्या यूनिट 10 अन्य गद्य विधाएं, पूरी पूरी गद्य विधा जो आप देख पा रहे होंगे, पूरी पूरी जो गद्य विधा है आपकी वो इसी भरोसे चल रही है। और सोचिए यहाँ से कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। अगर ये पूरी यूनिट उठा के देख लीजिए तो 50 प्रश्न आपको इस पूरी यूनिट से अकेले अकेले मिल जाता है, जिसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। केवल एक बार मूल टेक्स्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर विद्यार्थी ने स्वयं मूल टेक्स्ट नहीं पढ़ा तो वो शिक्षक के शिक्षण कला के माध्यम से वंचित रह जाएगा। जब हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करते हैं, तो जब मैं क्लास में खड़ा होकर के आपको चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को आधार बनाकर आपको पढ़ा रहा होऊंगा, तो आप क्या मांग करेंगे कि सर आपने तो ये कहानी पढ़ाई ही नहीं। क्योंकि जब आप उपन्यास पढ़ के आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए मैं एक माध्यम आपको समझाता हूं, मैं समझाता हूं कि मेरा काम क्या है, एक शिक्षक का काम क्या है और एक विद्यार्थी का काम क्या है। जब आपने कहानी के मूल टेक्स्ट को पढ़ लिया तो मैं आपको बताऊंगा कि कहानी को पढ़ने के लिए 5 चरण बनाए गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर प्रेमचंद पूर्व युग बना है पहले, क्योंकि प्रेमचंद जी के जन्म से ही मैं आपको समझाऊंगा कि 1900 से जब सरस्वती पत्रिका का संपादन हो रहा है ना, सरस्वती पत्रिका के संपादन से ही हिंदी कहानी की शुरुआत हिंदी में मान ली जाती है। इसके जन्मदाता एडगर एलन पो हैं और वो तिलिस्मी अय्यारी प्रकार की वैज्ञानिक प्रकार की कहानियां लिखने के लिए जाने जाते हैं, शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट के जन्मदाता भी रहे हैं, उन्हीं को माना जाता है। तो 1900 जब सरस्वती पत्रिका छप रही है तो उसी में बहुत सारी कहानियां थी जो सरस्वती पत्रिका में छपी, वहीं से हिंदी कहानी का उदय हुआ। हालांकि 11 वर्ष का समय नाम से एक कहानी शुक्ल जी ने स्वयं लिखी, लेकिन उसको उन्होंने कहानी की संज्ञा नहीं दिया कि मैं इसको पहली कहानी नहीं मानता हूं, सरस्वती पत्रिका में भी छपती है जबकि वो कहानी। ऐसे ही हमारा यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, जहां पर मैं आपको ये बताया हूं कि कैसे आप छोटे छोटे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, 15 मिनट से 30 मिनट तक के वीडियो, 30 मिनट शो चलता है एक हमारा, उसी के माध्यम से आपको ये पूरी बात पता चल जाएगी। हम सब पढ़ा रखा है। तब मैं आपको बताऊंगा कि 5 चरण एक प्रेमचंद पूर्ण युग है। इस युग में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, इस युग में कौन कौन से लेखक आए, इस युग की खासियत क्या है, ये कौन सा युग है, तो मैं बताऊंगा कि यह अभी समझ लीजिए कि कहानी लेखन की परंपरा का सूत्रपात ही हो रहा है। ये समझिएगा, ये 1900 से शुरू ही हो रहा है, अभी जस्ट शुरुआत हुई है अभी इसकी, अभी बहुत बालपन की स्थिति में है, अभी बहुत बच्चा है, अभी कहानी लेखन की शुरुआत हुई है, अभी कहानी बहुत बचपने में है, अभी तो अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त ही नहीं हुई है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रेमचंद युग आता है, प्रेमचंदोत्तर युग आता है, प्रेमचंद प्रसाद युग आता है, फिर नई कहानी परिवर्ती आंदोलन। तो मैं ये पूरे 5 खंडों का अध्ययन कराऊंगा, प्रत्येक खंड में कौन सी रचना, कौन सा राइटर, तब आपकी बुद्धि खुलेगी, तब आप सही मायने में कहानी समझ पाएंगे। अब अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि ये कहानी मुझे कोई टीचर पढ़ाए, तो आप तब यूजीसी नेट के लिए नहीं बने हैं, तब आप कोई और परीक्षा के लिए बने हैं। माफ करिएगा, थोड़ा क्लिष्ट बात कर रहा हूं लेकिन सही बात कर रहा हूं, समझिए मेरी बात को। चयनित होने के लिए आपको ये चरण समझने पड़ेंगे। इन चरणों से गुजर करके जब आप इन कहानियों को पहले से पढ़ के बैठे हैं, जब मैं इन चरणों को पढ़ा रहा हूं और इन चरणों के साथ आप मेरी इन चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो सही मायने में आप इस परीक्षा के लिए बने हैं। क्योंकि इसी परीक्षा से आगे जा करके केवल नेट जेआरएफ तक नहीं रहना है ना, आपको तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो नेट जेआरएफ की इस लड़ाई में आपको आगे निकलना पड़ेगा, तब सफलता अर्जित होगी। इसी प्रकार जब मैं उपन्यास की बात करता हूं तो उपन्यास जब मूल टेक्स्ट आप पढ़ के आएंगे तो मैं इस टेक्स्ट के विन्यास पर बात करूंगा, तब मैं इसका खंडन करूंगा। वास्तव में मजा तब आएगा, तब मैं बताऊंगा कि उपन्यासों की परिपाटी में कितने चरण हैं, उपन्यास को समझने के लिए क्या करना चाहिए, उपन्यास में किस खंड में कौन से उपन्यासकार का उदय होता है। तब मैं जितने उपन्यासकार आए हैं, महान उपन्यासकार जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं, वह भी
और जो पाठ्यक्रम में नहीं लगे हैं परंतु परीक्षक के निगाह में चढ़े हैं वो भी, तब मैं दोनों को मिश्रित करके आपको उनकी समस्त रचनाएं, जैसे मान लीजिए मैंने उठाया प्रेमचंद जी को, तो प्रेमचंद जी के गोदान पर केवल बात नहीं होगी मेरे से, ये अपराध मैं नहीं कर पाऊंगा कक्षा में, तब मैं प्रेमचंद जी के बारे में हर चीज़ बताने का प्रयास करूंगा। मैं पहले प्रेमचंद जी के विषय में बताऊंगा, उनके जीवन परिचय पर बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं उनकी समस्त रचनाओं पर, उनकी सारी कहानी, उनके द्वारा लिखे गए निबंध भी हैं, पढ़ा है आपने, उनके द्वारा निबंध भी लिखे गए हैं, ठीक है, साहित्य के उद्देश्य उनका एक महान निबंध है। फिर मैं उनके उपन्यासों पर बात करूंगा, उनकी समय सीमा पर बात करूंगा, ताकि क्रोनोलॉजी टाइप के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपसे सॉल्व हो सके। ये बहुत ज़रूरी है, अहम बात है। तब हमारी चर्चा इसी प्रकार से बढ़ते हुए उपन्यास के अन्य उपन्यासकारों तक जाएगी, तब आप परीक्षा के लिए एक उपयोगी कंटेंट अर्जित कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से आपकी पढ़ाई चल रही तो आप ठीक जा रहे हो मेरे दोस्त, आप सही रास्ते पर हैं। मगर माफ़ करिएगा, अगर इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हैं तो लड़ाई बहुत कठिन है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से सवाल पे गए। तो हमने कहा ना कि ये स्कंदगुप्त नाटक की किस पात्र का है, तो जब आप मूल टेक्स्ट पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा धातुसेन का है। किसके द्वारा कहा गया है? धातुसेन का है, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला, इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा, हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार हरगौरी सिंह किससे कहते हैं? ये बात किससे कहते हैं? काली कोट टोपी वाली नौजवान से कहते हैं, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो आपको इसके लिए मैला आंचल उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु एक महान उपन्यास है, इसका अध्ययन करके आना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए। कई बार आपको जो चीज़ लगती है ना कि ये चीज़ नहीं महत्वपूर्ण है, वही महत्वपूर्ण होती है दरअसल। अच्छा, कौन सा युग्म सही है? समृद्ध स्वर, स्पर्श व्यंजन, विवृत स्वर, संघर्षी और लुंठित। हालांकि मैं आपको बता दूं कि य व र ल 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जिसमें चारों को दरअसल अर्धस्वर कहा जाता है। और इसी में जो आपका र है, र का उच्चारण करके देखिए, र बोल के देखिए तो आपकी जीभ में कुछ कंपन होगा, तो इसी को प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकंपित वर्ण कहा जाता है, ठीक है। और इसी को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, ल को। अच्छा, इसी को प्रकंपित कहा जाता है, र को। देखिए ए और बी सही है, केवल कह रहा कौन सा युग्म सही है, तो केवल ए और बी सही है। यही ल जो है ना, इसी को पार्श्विक या लुंठित वर्ण भी कहते हैं, है ना। अच्छा, संघर्षी व्यंजन, तो संघर्षी व्यंजन बड़ा आ नहीं होता है, गलत है ये। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श संघर्षी और ऊष्म संघर्षी, 2 प्रकार के संघर्षी होते हैं। तो अब ये कौन से संघर्षी की बात कर रहा है? अगर ये स्पर्श संघर्षी की बात कर रहा है तो अलग उत्तर होगा, ऊष्म संघर्षी की बात कर रहा है तो अलग होगा। हालांकि च छ ज झ को संघर्षी व्यंजन हम लोग बोल देते हैं, संघर्ष करते हुए व्यंजन है। समृत, विवृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत, 4 चीजें होती हैं। समृत का मतलब होता है बंद, तो अ इ उ ये चारों जो है आपके समृत स्वर होते हैं, जिनको मुंह दबाकर बोला जा सके, इसीलिए ये भी सही है और ई भी सही है। तो ए और माफ़ी चाहूँगा, ए और बी सही है, माफ़ी चाहूँगा। ये र होता है, लुंठित र होता है, र होता है, ई गलत है, लुंठित र होता है। लुंठित हम लोग इसी को बोलते हैं, तो लुंठित र होता है। तो ये भी आपका गलत है, संघर्षी भी गलत हो गया, और विवृत स्वर भी गलत हो गया। विवृत का मतलब होता है खुला, है ना, तो जिसमें पूरा मुंह खुल जाए, तो बड़ा आ होता है इसमें। अगर ये बड़ा आ लिख देते ठीक हो जाता। तो स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो क। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? क से लेके म तक है। सूत्र होता है दरअसल कादियो मावसाना स्पर्शयो करके, मैं पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें। तो ये आपका 2 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए अगले सवाल पे चलिए। क्या भूलूं क्या याद करूं? चम्मा की मृत्यु के समय लेखक की आयु कौन सी अवस्था में था? तो लड़कपन में था, अभी बचपना था। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है ना। तो ये इसके चरणों को ध्यान रखिएगा। फिर कह रहे हैं कि अज्ञेय की रचनाओं को सूची 1 सूची 2 के साथ मिलाइए। अज्ञेय के आधार, रचनाओं के आधार पर मिलाना है इसको।
तो ये देखिए ग्रेगीन, द्रोही, विपथगा, हरसिंगार। क्यों आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात को? देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या समझा रहा था कि जब आप मूल टेक्स्ट पढ़ के फ्री हो चुके होंगे, चयन तभी होगा जब आपने एग्जैक्टली कुछ करे चाहे ना करे, कम से कम 70% मूल टेक्स्ट तो पढ़ना पड़ेगा। 100% ना भी पढ़ें, 70% मूल ग्रंथ का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। कुछ रचनाओं में चल जाएगा, जैसे मान लीजिए उपन्यास में एक आध छूट जाए चलेगा, नाटक में एक आध छूट जाए चलेगा, समयाभाव में एक आध ना पढ़ पाइए चलेगा, उसकी समरीज काम चला लेंगे, क्लास के पेड बैच से आप काम चला लेंगे, नोट से काम चला लेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको क्या करना था, कायदियन आपको अज्ञेय की सभी रचनाओं का अध्ययन मतलब नहीं कर सकते, लेकिन पता तो हो कि उनकी कहानी कौन सी है, उनका नाटक अगर लिखे हैं तो नाटक कौन सा है, अगर कोनो निबंध लिखे हैं तो निबंध भी पता हो कि निबंध कौन सा है उनका, उनके उपन्यास कौन कौन से हैं, है ना। कविताओं में भी अपना हाथ आजमाए हैं तो उनकी कविताएं कौन कौन सी हैं, सब पता होना चाहिए। अब उन्हीं की रचनाओं के आधार पर मिलान करना है ना। ग्रेगीन भी आपके सिलेबस में है, वो भी हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प एकदम सही है जो आपने अपने आंसर में लगाया होगा। देखिए और क्या है, सवालों के माध्यम से मैं थोड़ा सा बात कर पाऊँ। देखिए एक सवाल ये देख लीजिए, इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर आपको क्लेम करना पड़ेगा। सवाल है गलत, मेरी बात को समझिए, सवाल है गलत, इस पर आपको करना पड़ेगा क्लेम। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था और दरअसल गुरु खेला हो गया है इसमें। अब जरा मैं खेला समझाता हूं आपको, खेला क्या है। देखिए खेला गुरु दरअसल ये हुआ है कि ये है पूरा का पूरा सबूत। देखिए दरअसल कह रहे हैं कि इसमें भीष्म साहनी की रचनाओं को सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। दरअसल पाली जो है, पाली का समय 1989 है ईस्वी में, और जब डायन की बात करें तो डायन रचना 1998 में आ रही है। प्रकाशन वर्ष है ना, ये सब इन सब रचनाओं का रचना वर्ष है ना। फिर उसके बाद भटकती राख की अगर मैं बात करूं तो भटकती राख 1966 में है, ईस्वी में है सारी रचनाएं। शोभा यात्रा की बात करें तो 1981 में है। इसको आप लोग क्लेम कर सकते हैं गुरु, क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। पूछिए कैसे, देखिए डायन 98 में ले जाइए 1 से मिला दीजिए, फिर भटकती राख 66 में ले जाइए मिला दीजिए, डी से मिला दीजिए। शोभा यात्रा 81 में ले जाइए 3 से मिला दीजिए। अब पाली कहाँ ले जाके मिलाएंगे, 89 तो कहीं विकल्प में है ही नहीं, ये तो 84 है जो कि गलत है। तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं, ये प्रश्न गलत है, इस पर आपको कॉमन नंबर मिल सकते हैं, इसको डिलीट किया जा सकता है, ये स्टार है, ध्यान दीजिए। अब इसको आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो हिंदी का गद्य साहित्य आचार्य रामचंद्र तिवारी, है ना, इससे बड़ी कोई किताब प्यारे अभी तक बनी नहीं है, क्योंकि यह क्या है, आयोग के द्वारा सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। अब जरा मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए रामचंद्र तिवारी में ये कंटेंट हमने कहाँ से लिया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये देखिए, पहले तो मैं सवाल दिखा दूँ, ये देखिए ये है सवाल, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। देखिए दिख रहा है, ये सवाल है, ठीक है। अब इसको क्लेम कैसे करेंगे प्यारे, तो आ जाइए, देखिए ये है हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी, और यहीं पर आप अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ साफ आपको इनके पूरे समय के बारे में दिया हुआ है। जैसे मैंने ये देखिए यहाँ पर स्पष्टीकृत किया हुआ है, पाली का समय 1989 है, डायन 98 में आया है। देखिए डायन का जो समय है वो है 98 में, डायन 98 में है, डायन का समय है 98 में, ठीक है। और शोभा यात्रा है 81 में, भटकती राख 66 में। पूरा समय भीष्म साहनी की 9 कहानी संग्रह है, भाग्य रेखा से लेकर के ये पूरा आपके सामने स्पष्टीकृत है। यहाँ से आप जो है इसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और कौन कौन से सवालों पर आप क्लेम कर सकते हैं, जिन जिन सवालों पर आप क्लेम कर सकते हैं, मैं उन सवालों को अब आगे लेकर के चलता हूँ, ठीक है ना। जिन जिन सवालों को आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, मैं उनको लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ अब, ठीक है। आप जिन जिन सवालों को क्लेम करेंगे मैं उनको लेके आगे बढ़ता हूँ। अब रुक जाइए,
देखिए मैं ज़रा इसका PDF ले लूँ। देखिए एक सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 81, आ जाइए। जिन पे आप क्लेम कर सकते हैं मैं उन सवालों को लेकर के अब आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर, इसको आप क्लेम करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81 को भी आप क्लेम करेंगे। देखिए ये पूर्वी हिंदी विकास की अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये सब भाषा विज्ञान में मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरी बात, ठीक है। अब इसका पूरा PDF आपको उपलब्ध करा देंगे। जगह मैंने बता दिया है, अर्ध समृद्ध बताइए ओ होगा, ठीक है। भाषा विज्ञान का सवाल है, बहुत कायदे से सब पढ़ाएंगे हम। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम बताइए। तो ये देखिए 69, ये भी क्वेश्चन गलत है, इसको भी आप क्लेम करेंगे। देखिए 69 क्वेश्चन नंबर को भी आप क्लेम करेंगे। मैं इसको भी आपको बता देता हूँ, ये भी आपको क्लेम करना है क्योंकि इसमें भी दिक्कत है। देखिए इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको समझा देता हूँ। ये भी क्वेश्चन टाई है, इस पर भी आपको क्लेम करना है। ये भी स्टार है, डिलीट होगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम पूछ रहा है। दरअसल तारा का समय है 1902 में, ठीक है। आदर्श हिंदू 88 में, सॉरी चंद्रकांता 1888 में, परीक्षा गुरु 82 में और त्रिवेणी 1890 में। अब आप इसका विकल्प जो है, जो एग्जामिनर ने माना है वो ए माना है। अच्छा बी नंबर, चलिए बी 82 में है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है ए नंबर, तो 1890 कैसे आ जाएगा, पहले सोच के देखिए। अभी बाद में सी कह रहा है 1888, तो 1888 बड़ा है कि 1890 बड़ा है, ये बताइए। तो कह रहा है सही क्रम लगाने के लिए खुद ही क्रम गलत लगा के बैठा हुआ है। तो इस आधार पर आप इसको भी क्लेम करिएगा। ये पूरा का पूरा टाइम आपको कहाँ मिल जाएगा, ठीक है, कहाँ पे मिल जाएगा, तो ये आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा आपके आचार्य रामचंद्र तिवारी से। मैं पृष्ठ संख्या बता दे रहा हूँ क्लेम करने के लिए। आपको क्लेम करने के लिए मैं आपको पृष्ठ संख्या बता दे रहा हूँ, पृष्ठ संख्या बता दे रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए, पृष्ठ संख्या बता दे रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, बस एक सेकेंड। कौन सा प्रश्न है, त्रिवेणी वाला, ठीक है। इसके लिए आप चले जाइएगा, पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो ये यहाँ चले जाइएगा। इसके लिए उपन्यासों का जो विकास क्रम है उस वाले में, उपन्यास वाले सेक्शन में चले जाइएगा। पेज नंबर 180-81 है, पेज नंबर 180-81, ठीक है। 81 से लेकर के 180, 81, 82, यहां पर आप जाइएगा। पेज नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपके पेज में आगे पीछे, एक दो पेज आगे पीछे हो सकता है, परेशान मत होइएगा। एक दो पेज आगे पीछे हो जाए तो तनाव नहीं लेना है, इसी के इर्द गिर्द मिल जाएगा। पुरानी किताब नई किताब के आधार पर एक दो पन्ना, चार पन्ना आगे पीछे रहेगा, तो ज़्यादा ज़्यादा 2-3 पेज आगे पीछे मिलेगा। आप जा करके वहाँ से PDF बना करके क्लेम कर लीजिएगा। ये सवाल है मेरे क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, ये सवाल 69 नंबर पे है, आपके पे किसी पे भी हो सकता है। एक क्वेश्चन जिस पे आपको क्लेम करना चाहिए वो है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, देखिए ये भी भाषा विज्ञान का ही सवाल है। काफी अच्छा सवाल पूछा हुआ था, भाषा विज्ञान का ही है। देखिए कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो ये का जो है ये कंठ वर्ण होता है। तो 1 का 2 नंबर देखिए लिया हुआ है। मूर्धन्य ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है, ट जो है ये ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ट जो है मूर्धन्य है, कंठ आपका का है। लित लसानाम दंता, तो ये आपका ता जो है दंत है, 4 नंबर होना चाहिए, 4 नंबर है। और ओष्ठ उपोष्ठा सूत्र होता है, तो उसके आधार पर ये आपका 3 नंबर सही है। आइए और आगे बढ़ते हैं, और क्या है जरा देखें। फिर यहाँ पर देखिए रचनाकार सूची 1-2 मिलाना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, उपेन्द्रनाथ तस्कर, लक्ष्मी नारायण लाल, और यहाँ मुद्रा राक्षस, कलंकी, जय पराजय, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ये नाटक और रचना और रचनाकार हैं, इसको मिलान करना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है मुद्रा राक्षस है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्मेजय का नाग यज्ञ है, अश्क जी का जो है आपका जय पराजय है, और लक्ष्मी नारायण कलंकी है। तो 1 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर पर हमको जो है
क्लेम करना है 81 नंबर पे, नाटक है। फिर 81 क्वेश्चन नंबर पे हमको क्लेम करना है। ये रहा, गोदान के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं। जरा सा इस पर भी डाउट है, अभी हम इसको स्पष्टीकृत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डाउटेबल है ये। क्यों? क्योंकि अभी इसमें कैसा डाउट है, जरा समझिए। इस सवाल को लेकर के गोदान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है, इसको भी लेकर के थोड़ा बवाल है, लेकिन अभी इस पर हम स्पष्ट कोई बात नहीं कह सकते। जरा बात समझिए, अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कह रहे बेईमानी का धन जैसे आता वैसे जाता है, ठीक बात है। कह भी रहा है कि ए सही है, बी सही है, डी सही है। लेकिन गुरुजी जरा एक बात बताइए, ई वाला मर्द साठे पे फाठा होता है, ये तो कहा गया है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य से सत्य होना चाहिए, इसको सत्य में काहे नहीं लिया गया सर? अच्छा, दो जगह से बात हो रही है कि मर्द साठे पे पाठा होता है, फिर दनिया कहती है कि तुम जैसे मर्द साठे पे पाठा नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा इसीलिए मैं इसको बोलने में कतरा रहा हूं, क्योंकि दो जगह पर ये बात कही गई है। एक जगह तुम जैसे जो है मर्द साठे पाठा होता है, लेकिन वहां तुम जैसे नहीं है। अब अगर हू बहू में मिलाएं तो नहीं होते हैं, होना चाहिए। तो ये बड़ा बवालिया मुद्दा लग रहा है।
लेकिन इस सवाल पे अभी मैं कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता हूं। हालांकि अभी इस पर डाउट है, विद्यार्थियों के द्वारा इस पर काफ़ी मतभेद जताए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये मतभेद ही है, अभी इस पर कोई स्पष्ट बात नहीं कही जा सकती है। ठीक है, 21 आधार पर लिया जा रहा है। हालांकि अभी अगर आप मुझसे पूछें सर आप क्या कह रहे हैं, मेरे अनुसार ये अभी भी सही है। इसलिए सही है क्योंकि दो जगह पर बात हुई है, एक जगह पर वहां तुम जैसे का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि होरी कहता है कि मर्द साठे पे पाठा होता है, फिर धनिया कहती है कि तुम जैसे मर्द साठे पाठा नहीं होते हैं। तो यहाँ थोड़ा मामला लटक रहा है, तो इसलिए अभी इसको रोकते हैं। फिर और कहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं, मैं स्पष्ट करता हूँ मामला। ये आपको मैंने 3 सवाल दिखा दिए क्लेम करने वाले, और अब आपको एक सवाल और मैं दिखाता हूं जहां पर आप क्लेम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 पर, क्वेश्चन नंबर 106 पर आप क्लेम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 पर आप क्लेम करेंगे। आइए 106 पर आइए। एक मिनट बस। ये रहा 106। देखिए भैया, कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युग्म बताइए। कहानी और प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही युग्म बताइए। कह रहा है कि ABD सही है। कैसे सही है जरा समझिए। ठुमरी जो है 1960 में थोड़ी आई है, ठुमरी का समय तो 1959 है। 1959 ठुमरी का समय है भैया, ईस्वी में। कैसे सर जरा बताइए। देखिए ना, आइए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सुंदर तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ठुमरी का जो समय है, इधर आइए, सवाल कहाँ है ये वाला, ये वाले सवाल में अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए, अगर आप जाएंगे पुस्तक में पृष्ठ संख्या 404 हिंदी का गद्य साहित्य, ठुमरी का समय स्पष्ट रूप से 1959 बताया जा रहा है। हिंदी का गद्य साहित्य, आचार्य रामचंद्र तिवारी, सर्वमान्य पुस्तक है। अगर इसको न माने तो माने किसको। दरअसल है क्या ना कि NTA भी बार बार अलग अलग लोगों को मान्यता दे देता है कि अरे हम तो इस बार बच्चन सिंह जी के आधार पर मान रहे हैं, इस बार हम रामचंद्र शुक्ल जी के आधार पर मानेंगे, इस बार हम राम कुमार वर्मा जी को मानेंगे, है ना, है इस बार हम गद्य साहित्य मान लेंगे। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। तो अभी 1959 है, तो इसको भी क्लेम कर सकते हैं। इसके आधार पर पृष्ठ संख्या 404 देख लीजिए, हिंदी का गद्य साहित्य। अब ये 404 है, आपके में 2-3 पेज आगे पीछे हो सकता है, तो पन्ना रट के मत बैठे रहिएगा, 2-3 पेज आगे पीछे खोज लीजिएगा, बीचों बीच एकदम लिखा हुआ है भला। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। तो ये सवाल आपका हो गया क्लेम करने लायक। तो गुरुजी क्लेम जितने सवालों पे किया जा सकता है ना, हमने सब क्या कर दिया है, आपको दिया है बता है। ठीक है, चलिए एक सवाल ये, तो इस तरह से आपको मैंने पूरी कहानी बता दी कि किन किन सवालों पर आपका क्लेम किया जा सकता है। तो उन सवालों पर आप आराम से इत्मीनान से जा करके क्लेम करिए और उसको थोड़ा सा देखिए। एक आध सवाल और हो तो मैं उसको भी ज़रा सा स्पष्ट कर दूं। एक आपका मैंने पाली वाला सवाल बता दिया, 20 में साहनी वाला। एक आपका मैंने और बता दिया आपका क्या, हाँ एक सवाल और है गुरुजी, एक सवाल और फंस रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, अभी तो चर्चा शुरू हुई है। अभी तो हम जो है एक सवाल पर और बात करेंगे। अभी हम एक सवाल पर और बात करने वाले हैं। अभी एक सवाल और है, ज़रा देखिए तो एक सवाल और कौन सा है, आप देखिए एक सवाल और है। एक मिनट रुकिए, है ना, वो सवाल संख्या कौन सा है मुझे ज़रा देखने दीजिए, तो फिर शुरू करते हैं। सवाल संख्या देख लेने दीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा कागज़ फैला हुआ है। 1 सेकंड का समय दीजिए तो मैं सवाल संख्या अपने पेपर के आधार पर आपको बता दूं, फिर आप आराम से क्लेम करिए इनको। हाँ, पाली वाला तो बता दिए, चंद्रकांता तारा वाला भी बता दिए हैं। ठीक है, फिर
सुखमय जीवन भी बता दिए हम आपको, भला 3 सवाल ये हो गए, 4 एक वो हो गए, तो 4 सवाल मैक्सिमम, 3 सवाल कुल हमने आपको बता तो दिए, अब कुछ बचा तो नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। तो ये 3 सवाल जो है आपको क्लेम करने लायक हमने समझा दिए हैं गुरुजी, आराम से जगह बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ से क्लेम करे जा सकते हैं ये सारे सवाल। आराम से जाइए, क्लेम करिए, कहाँ से कंटेंट उठाना है, क्या करना है, सब खोजबीन के आपको दिया गया बता। अब बिना परेशान हुए जाइए, इत्मीनान से करिए क्लेम और मस्त एकदम आराम से पढ़िए। कटाप क्या जाएगी, एक और वीडियो आपके सामने आने वाली है, इसी चैनल पे बने रहिएगा, हम आपको बहुत एकदम जानदार कटाप बताएंगे, बहुत चर्चित तरीके से बताएंगे। और जो कटाप हम बताएंगे हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, आप जाके देख लीजिएगा, उतना ही कटाप जाएगी, ठीक है ना, ये देखिएगा आप जा करके। तो ये प्रश्न के जितने भी मुद्दे थे मैंने चर्चा कर लिए, क्या करना है कैसे करना है, वीडियो आपके लिए बड़ी काम की है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद जय हिंदी। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। प्रतिदिन सुबेरे 11:15 पे हम आते हैं यूट्यूब पे पढ़ना हो तो यूट्यूब पे आया करिए। और वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ करके कोनो पेड बैच लेकर पढ़ने की इच्छा रखते हो तो आप ऐसा करिएगा कि हमारी एक तो लक्ष्य बैच है, ठीक है, लक्ष्य बैच है, अभी शुरू हुई है, अभी 4-5 क्लास चली है, उसमें आप इसमें जुड़ सकते हैं जून के लिए, क्योंकि जिन बच्चों ने देख लिया है तो वो अपने परीक्षा की प्रणाली के आधार पर जून 2025 के लिए हमसे जुड़ सकते हैं बैच में। तो जून 2025 में जुड़ जाइए हमसे, आराम से पढ़िए इत्मीनान से। बैच लेने के लिए क्या करना है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें आपको हिंदी बैच खरीदने का ऑप्शन मिलेगा, हिंदी बैच खरीदिए, इत्मीनान से पढ़िए और इस बार जून 2025 में अपने JRF का सपना क्या करिए, पूरा करिए, ठीक है। और अगर कोई दुविधा हो, कोई समस्या हो तो फिर आप बात कर लीजिए, ठीक है, टीम के पास फ़ोन करिए, टीम से बात कर लीजिए, टीम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और नीचे लिंक मिल जाएगा। बैच खरीदने के लिए उत्कर्ष का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, UGC नेट वाले सेक्शन में जा करके बैच परचेज करिए। ज़्यादा दिक्कत हो तो टीम से बात कर लीजिए, ठीक है। कोई और समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, टीम आपको मैसेज कर देगी, जवाब दे देगी, ठीक है। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।